हर एक नई शुरुआत इंसान को थोड़ा डराती है, मगर याद रखना दोस्तों, सफलता मुश्किलों के बाद ही नजर आती है। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी प्रिय छात्रों का पैरामेडिकल के नंबर 1 चैनल स्टडी विद रितेश में। तो जी हाँ मेरे प्यारे मित्रों, यदि आप भी बिहार पैरामेडिकल 2023 की तैयारी कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं, तो दोस्तों आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ है। आप लोगों के लिए एक बैच स्टार्ट किया जा रहा है 5 नवंबर से। जी हाँ दोस्तों, इस बैच में आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया जाएगा, ऑल सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा और क्लासेस लाइव चलेंगी। और यहाँ पे हर एक सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर्स होंगे जो आपको पढ़ाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पे लाइव क्लासेस ओवर हो जाने के बाद आपको यहाँ पे रिकॉर्डेड वीडियो भी मिलेगा और साथ ही साथ डेली क्लासेस नोट्स पीडीएफ भी मिलेंगे। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पे वीकली मेगा टेस्ट भी कंडक्ट करवाया जाएगा, जिसमें आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। अब दोस्तों ये सब कंप्लीट हो जाने के बाद आपको लास्ट 15 ईयर्स के PYQ भी करवाए जाएंगे, यानी लास्ट 15 सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी आपको यहाँ पे सॉल्व करवाया जाएगा। अब दोस्तों इस बैच को यदि आप ज्वाइन करना चाहते हो तो अभी डाउनलोड कीजिए हमारे एप्लीकेशन स्टडी विथ रितेश को गूगल प्ले स्टोर से और कोर्सेज को अनलॉक कीजिए मात्र 750 रुपीज में। जी हाँ दोस्तों, ये कोर्स आपका एग्जामिनेशन तक वैलिड रहेगा। अगर आप अभी कोर्स को परचेस करते हो तो आपका ये जो कोर्स का वैलिडिटी रहेगा ये एग्जामिनेशन तक होगा, यानी जब तक कि बिहार पैरामेडिकल 2023 का एग्जाम खत्म नहीं हो जाता है तब तक आप लोग लाइव क्लासेस कर सकेंगे, रिकॉर्डेड वीडियो टेस्ट वगैरह हर एक चीज़ जो है आपको मिलने वाला है। अब दोस्तों अगर आपको और भी अधिक जानकारी चाहिए तो आप दिए गए नंबर पे हमें कांटेक्ट करके अधिक से अधिक जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से पैरामेडिकल और नर्सिंग के नंबर 1 चैनल स्टडी विथ रितेश में। तो दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग साइंस के VVI क्वेश्चंस करेंगे जो आपके बिहार, यूपी, झारखंड पैरामेडिकल की परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। तो चलिए दोस्तों क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी आप लोगों से, यदि आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं, पहली बार हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए। और दोस्तों क्लासेस PDF के लिए अभी ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विथ रितेश को। यहाँ पर आपको हर एक क्लास का PDF, नोट्स, टेस्ट पेपर वगैरह सभी चीज़ें मिलती रहती हैं। ठीक है बच्चों, तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी अवश्य ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है, इसके लिए टेलीग्राम चैनल पे जाना होगा, वहाँ सर्च करना होगा स्टडी विथ रितेश। ठीक है, चलिए बच्चों पहला क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का कार्य करता है। बच्चों नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का कार्य कौन करता है? PU, CD, D2O या U? जल्दी से बताइएगा, सभी स्टूडेंट बताएंगे यहाँ पे। जी हाँ, सभी स्टूडेंट इस प्यारे से क्वेश्चन का आंसर देंगे कि नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में कार्य कौन करता है। जी हाँ, यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर सी, जी हाँ ऑप्शन नंबर सी जो है सही जवाब हो जाएगा, यानी D2O, जिसको हम लोग हैवी वाटर भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? हैवी वाटर, है ना। हैवी वाटर यानी भारी जल भी कहते हैं। ठीक है, भारी जल भी कहते हैं। तो बच्चों D2O ही जो है ये नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का कार्य करता है। ठीक है, हाँ जी, भारी जल जो है नाभिकीय रिएक्टर में मंदन का कार्य करता है, आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों अगला प्रश्न आ चुका है, कौन एक धन आवेशित है? आपको बताना है किस पर पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है। बताइएगा, अल्फा कण या बीटा किरण या एक्स किरण या गामा किरण। या वाई किरण नहीं है बच्चों, गामा किरण है, गामा। ठीक है, गामा किरण। जल्दी से बताइएगा किस एक पर जो है धन आवेशित होगा यानी पॉजिटिवली चार्ज्ड होगा। देखिए बच्चों, एक होता है अल्फा कण, ठीक है, एक होता है आपका बीटा कण और एक होता है बच्चों आपका गामा किरण। ठीक है, गामा किरण। तो अब आपको देखिए मैं बता दूं, अल्फा कण पे जो चार्ज होता है
यानी जो आवेश होता है वो क्या होता है, +2 रहता है। ठीक है, इस पे +2 रहता है। बीटा कण की बात करेंगे बच्चों यहाँ पे, तो इस पर -1 का चार्ज होता है, -1 का आवेश होता है। और गामा किरणें की बात करेंगे तो इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता, कोई भी चार्ज नहीं है। तो अब आप ही बता दीजिए इस प्यारे से क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो जी हाँ बच्चों, यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर ए यानी अल्फा कण, देन आपका आंसर सही है, क्योंकि अल्फा कण पे देख रहे हो ना +2 का चार्ज है, तो प्लस जो है क्या है, एक तरह से धनावेशित इसको बोलते हैं, है ना। तो किस एक पर धनावेशित है, तो अल्फा कण पे। और बीटा किरण पे कैसा चार्ज रहेगा, ऋणावेश रहेगा, यानी इस पे निगेटिवली चार्ज होगा, है ना। इस पे जो है बच्चों निगेटिवली चार्ज होगा, निगेटिवली चार्ज होगा। ठीक है, और यहाँ पे गामा किरण की बात करेंगे, इस पे कोई चार्ज नहीं होता, कोई भी चार्ज नहीं होता। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ डियर स्टूडेंट। तो चलिए बच्चों, अगला प्रश्न आ चुका है। एक कृष्णिका का तापमान 2000 केल्विन है जिस पर अधिकतम तरंग दैर्घ्य है। तापमान 3000 केल्विन है पर अधिकतम तरंग दैर्घ्य का मान क्या होगा, यही आपको निकालना है। ठीक है, तो अब कैसे बनाएंगे बच्चों इस क्वेश्चन को। तो देखिए यहाँ पे जब भी कृष्णिका का तापमान वगैरह दे दे दो बार, जैसे एक बार 2000 केल्विन दिया है, एक बार 3000 केल्विन दिया है, तो एक रूल लगाना है, एक इक्वेशन लगाना है, वीन का नियम। ठीक है, यहाँ पे एक इक्वेशन है बच्चों, वीन का नियम। वीन एक साइंटिस्ट थे, तो इन्होंने एक नियम दिया था, वीन का नियम। इन्होंने क्या बताया था, वीन के नियम के अनुसार इन्होंने बताया था बच्चों यहाँ पे कि जो हमारा लेमडा है, लेमडा एम गुने में T1, ठीक है, ये बराबर हो जाएगा लेमडा डैश एम गुने में T2 के बराबर। ठीक है, यानी वीन के नियम के अनुसार इस क्वेश्चन को हल करना होगा। यानी क्या है, लेमडा एम गुने T1 लेमडा डैश एम गुने T2। तो यहाँ पर देखिए तो T1 दिया हुआ है आपको कितना, 2000 केल्विन दिया हुआ है बच्चों। ठीक है, T2 भी आपको दिया हुआ है 3000 केल्विन। ठीक है, तो अब यहाँ से देखिए, यहाँ पे आपको निकालना क्या है। देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको जो है ना लेमडा डैश एम निकालना है। क्या निकालना है, लेमडा डैश एम। ठीक है, तो यहाँ पर लेमडा एम कर देंगे, गुने में T1 कितना है, 2000 केल्विन है ना बच्चों, और बराबर में लेमडा डैश एम गुने में T2 कितना है, तो 3000 केल्विन है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए तो 3 जीरो से 3 जीरो समाप्त हो जाएगा। निकालना क्या है, यही निकालना है लेमडा डैश एम। तो लेमडा डैश एम ये बराबर हो जाएगा किसके, तो 2/3, और फिर गुने में क्या आ जाएगा, लेमडा एम। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, आप लोग देख सकते हैं, आप लोग ऑप्शन भी देख सकते हैं। अब आप ही बताइए, लेमडा डैश एम ये बराबर हो जाएगा 2/3 लेमडा एम के। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, तो जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी जो है हमारे क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न आ चुका है। कक्षीय तापमान पर किसकी विशिष्ट ऊष्मा क्षमता न्यूनतम है पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा क्षमता अधिकतम है, बताइएगा। बच्चों यहाँ पर पूछा है कि कक्षीय तापमान पर जो है किसकी विशिष्ट ऊष्मा न्यूनतम होगी, है ना। विशिष्ट ऊष्मा न्यूनतम होगी, विशिष्ट ऊष्मा जो है न्यूनतम होनी चाहिए, लेकिन मोलर विशिष्ट ऊष्मा जो है ये अधिकतम होनी चाहिए। बताइए कौन सा ऐसा तत्व है, बताइएगा, जल्दी से फास्ट बताना है। एल्युमिनियम, कॉपर, लेड या सिल्वर, जल्दी से बताना है सभी स्टूडेंट को, है ना। देखिए ऐसे ही क्वेश्चन आपके पैरामेडिकल और आईटीआई और पॉलिटेक्निक के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जी हाँ बच्चों, यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर सी, जी हाँ ऑप्शन नंबर सी जो है सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो देखिए बच्चों, पीबी यानी लेड की जो विशिष्ट ऊष्मा क्षमता होती है ना, जो विशिष्ट ऊष्मा क्षमता होती है वो सबसे कम होती है, और कितनी होती है, 0.128 जूल। ठीक है, इतनी होती है। लेकिन मोलर विशिष्ट ऊष्मा क्षमता जो है ये अधिकतम होती है, और ये कितनी हो जाती है बच्चों, ये होती है 26.4 जूल। ठीक है, तो ये याद रखना है। ठीक है बच्चों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न आ चुका है। कौन से तत्वों का युग्म समभारिक है। बच्चों समभारिक का मतलब क्या होता है, यहाँ पे कोई बताएगा समभारिक का मतलब क्या होता है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे बोल सकते हो वैसे तत्व जिनके अलग अलग परमाणु संख्या होते हैं, है ना, लेकिन द्रव्यमान संख्या सेम होती है। यानी देखिए इसका डेफिनेशन की बात करें तो बोल सकते हो ऐसे नाभिक, नाभिक जिनके पास, बच्चों लिख लीजिए तभी जाकर समझ में आएगा, मतलब ऐसे नाभिक जिनके पास
समान द्रव्यमान संख्या हो, समान द्रव्यमान संख्या यानी मास नंबर इक्वल होना चाहिए, समान होना चाहिए, है ना। नाभिक जिनके पास समान द्रव्यमान संख्या होनी चाहिए, है ना। लेकिन यहाँ पे जो परमाणु संख्या होनी चाहिए वो डिफरेंट होनी चाहिए। यहाँ पे बोल सकते हो अलग परमाणु संख्या होनी चाहिए, अलग परमाणु संख्या होनी चाहिए, ठीक है। यानी देखिए समान द्रव्यमान संख्या होनी चाहिए लेकिन अलग परमाणु संख्या होनी चाहिए, ठीक है। उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, समभारिक कहते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन दिया हुआ है फास्फोरस एंड सल्फर, या दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे आर्गन और कैल्शियम, तीसरा ऑप्शन है ऑक्सीजन फ्लोरीन, चौथा ऑप्शन है कार्बन और नाइट्रोजन। तो देखिए बच्चों यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन बी इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे आर्गन है ना, आर्गन की बात करेंगे तो इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 18 होता है। तो ये हो गया आपका परमाणु क्रमांक, ठीक है। परमाणु क्रमांक 18 होता है, 18 18। और इसकी द्रव्यमान संख्या की बात करें तो ये 40 होता है, 40 होता है, ठीक है। ठीक इसी प्रकार कैल्शियम, तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चों, देखिए इसका रासायनिक सिंबल क्या होता है, Ca होता है, और इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है बच्चों, तो इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है बताइए, क्या होता है बच्चों, हाँ 20 होता है, 20 होता है। और इसका भी मास नंबर क्या होगा, इसका भी मास नंबर यानी द्रव्यमान संख्या 40 होगा। तो देख पा रहे हैं बच्चों यहाँ पे आप लोग, देखिए द्रव्यमान संख्या क्या है, समान है। तो समान द्रव्यमान संख्या हो लेकिन अलग अलग परमाणु संख्या हो। देखिए परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर अलग अलग है कि नहीं, ये 18 है, इसका 20 है, तो ये अलग अलग हो गया, ये अलग अलग हो गया ना बच्चों। लेकिन यहाँ पे ये जो है मास नंबर यानी द्रव्यमान संख्या ये दोनों सेम है, ठीक है। तो यही हमारा क्या कहलाएगा, समभारिक कहलाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए बहुत अच्छी बात है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों अगला प्रश्न है, एक संधारित्र में संचित ऊर्जा का मान होगा, यानी आपको यहाँ पर द वैल्यू ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। तो यहाँ पे आपको यही बताना है संधारित्र में जो संचित ऊर्जा का फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, हाफ क्यू इंटू वी, या क्यू वी, या हाफ, या तीसरा ऑप्शन है बच्चों 1/Q इंटू वी, चौथा ऑप्शन है 2/Q इंटू वी। देखिए ये क्वेश्चन आ रखा है आपके बिहार पैरामेडिकल की परीक्षा में, यानी यहाँ पे सूत्र बताना है ना, सूत्र बताना है कि संधारित्र में जो संचित ऊर्जा का जो मान होता है, जो सूत्र होता है वो क्या होता है, बताइएगा। यहाँ पे सभी बच्चे बताएंगे संधारित्र में जो संचित ऊर्जा होती है इसका सूत्र क्या होता है। तो बच्चों यदि आप लोगों ने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर ए, देन आपका आंसर सही है। तो यहाँ पर सूत्र क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों हाफ इंटू में Q इंटू वी। Q क्या है बच्चों, ये चार्ज है, आवेश है ना। और यहाँ पे V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है यानी विभवांतर है, याद रखना है। तो संधारित्र में जो संचित ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, हाफ इंटू Q इंटू वी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों अगला प्रश्न है, एक आर वाले प्रतिरोध के तार को पिघलाकर पहली की आधी लंबाई का तार बनाया गया, नए तार का प्रतिरोध होगा। बच्चों एक आर प्रतिरोध का तार था और उसकी लंबाई शुरू में एल थी, यानी देखिए एक तार था, ठीक है बच्चों, एक तार था, ठीक है, तार था और इसकी लंबाई क्या थी, एल थी, ठीक है, और प्रतिरोध क्या था, आर था, ठीक है। देखो यही बोल रहा है ना कि आर वाले प्रतिरोध के तार, यानी एक आर प्रतिरोध का तार था, इसकी लंबाई एल थी, ठीक है। अब इसी को क्या किया जाता है ना, इसी तार को पिघला कर, बच्चों पिघला कर बोला है, पिघला कर बोले, खींच कर बोले, कुछ भी बोले, है ना। तो अब पिघला कर क्या किया जाता है, इसकी लंबाई को आधा कर दिया जाता है, इसकी जो लंबाई है ये आधा हो जाती है, यानी लंबाई क्या हो जाती है, आधा हो जाती है, यानी L/2 हो जाती है लंबाई। तो अब यहाँ से नया रेजिस्टेंस जो आएगा वो क्या आएगा, यही बताना है। तो बच्चों इसका सूत्र होता है, यानी आर डैश निकालना है ना, नया प्रतिरोध निकालना है, तो आर डैश बराबर में n² इंटू में आर, यही सूत्र है, इसी सूत्र पर बैठा दीजिए। तो ये n क्या है, यानी n वही है कि इस तार की लंबाई को कितना बनाया गया, मतलब कितना गुना किया गया, हाफ किया गया, कितना किया गया। देखिए यहाँ पर बोला है ना कि पहली की आधी, यानी पहले की आधी लंबाई का तार बनाया गया, यानी इसको आधा कर दिया गया, आधा। तो n की जगह क्या लिखोगे, n की जगह हाफ लिख दोगे, यानी हाफ, और इसका स्क्वायर हो जाएगा गुने में r, ठीक है। तो r डैश निकल कर आ जाएगा नया प्रतिरोध, तो r डैश बराबर में, अब देखिए 1/2 का स्क्वायर करना है तो 1/4 हो जाएगा गुने में r। तो आप ही बताइए जो नया तार का प्रतिरोध आएगा वो कितना आएगा,
तो आर डैश ही है ना नया प्रतिरोध, नया तार का प्रतिरोध, तो कितना आ जाएगा ये R/4, यही है ना। ये देखिए आर डैश बराबर इतना आया था ना R/4, तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यही बोलता है कि बच्चों सपोज कीजिए यहाँ पर मैं एक और क्वेश्चन दे देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर एक और क्वेश्चन मैं आप लोग को देता हूँ, देखना चाहता हूँ कि आप लोग समझे कि नहीं समझे। मान के चलो यहाँ पर मैं बोल देता हूँ पहले की दुगनी लंबाई का तार बनाया गया, तब मान के चलो यहाँ पर मैं बोल देता हूँ कि पहले की दोगुनी लंबाई का तार बनाया गया, तब क्या करते, तभी भी वही सूत्र का यूज करना है ना। आर डैश बराबर क्या करोगे, n² इंटू में R। ठीक है, तो यहाँ पर आर डैश निकालना है, नया प्रतिरोध निकालना है, नया तार का प्रतिरोध, तो आर डैश बराबर में n क्या है, यानी इस तार की लंबाई को कितना बनाया गया, मतलब कितना कर दिया गया, हाफ बोल सकता है, दुगुना, तिगुना, चौगुना, यहाँ पे दुगुना बोला है तो n बराबर 2 ले लेना है, तो 2, अब इसका स्क्वायर कर दीजिए, गुने में r कर दीजिए, तो r डैश बराबर कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 गुने r, 4r, 4 इंटू आर। ठीक है, चलिए इसी तरह एक और क्वेश्चन मैं आप लोग को देता हूँ। यहाँ पर मैं बोल देता हूँ कि पहली की 4 गुना कर दी गई, पहली की चौगुना कर दी गई, चौगुना। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, आप लोग वीडियो के कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइएगा। यानी क्वेश्चन हो जाता है एक आर वाले प्रतिरोध के तार को पिघलाकर पहली की 4 गुना तार बनाया गया, तो नए तार का प्रतिरोध क्या होगा। ठीक है, तो इसका आंसर जो है आप लोग को वीडियो के कमेंट सेक्शन में अवश्य देना होगा। ठीक है बच्चों, वीडियो के कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न आ चुका है, एक प्रकाश वर्ष बटा एक फर्मी, ये किसके बराबर होगा। यानी देखिए बोला गया है कि एक प्रकाश वर्ष जो है 1 लाइट ईयर अपॉन में 1 फर्मी, ये किस वैल्यू के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यही पूछा है कि वो एक प्रकाश वर्ष बटा एक फर्मी ये कितने के बराबर होता है। तो आप ही लोग बताइए बच्चों, कितना सिंपल क्वेश्चन है, कैसे, अब आप ही बताइए एक प्रकाश वर्ष जो है ये कितने मीटर के बराबर होता है। तो आप लोग बोलिएगा ना सर ये 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। ऑफकोर्स इतना तो जानते हो, बटा में अब यहाँ पर एक फर्मी जो है ये कितने मीटर के बराबर होता है, तो ये भी आप लोग जानते हो 10⁻⁻15 मीटर के बराबर होता है। तो यहाँ से देखो तो 9.46 इंटू 10⁻15 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 10⁻⁻15 है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में इसका पावर हो जाएगा, यानी 10⁻+15 हो जाएगा। समझ रहे हो ना, तो ये क्या हो जाएगा 9.46 इंटू 10⁻, यहाँ पर देखिए बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएगा, यानी 15 + 15 कितना हो जाएगा 30। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी 9.46 इंटू 10⁻30। यहाँ पे पावर में है ये सब चीज़ें, 30 है, यहाँ पे 15 है। ठीक है, तो आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिएगा। ओके बच्चों, बढ़ें अगले क्वेश्चन की तरफ। एक बार वीडियो के कमेंट सेक्शन में बोल दीजिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। बच्चों ये ऐसे ही क्वेश्चन आपको पैरामेडिकल की परीक्षा में, ITI की परीक्षा में, पॉलिटेक्निक की परीक्षा में देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों अगला प्रश्न आ चुका है, कौन सी अधिकतम लंबाई है, किसकी लंबाई अधिकतम है, चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी, या सूर्य की पृथ्वी से दूरी, या प्लूटो की पृथ्वी से दूरी, या आकाश गंगा का आकार। जल्दी से बताइएगा कौन सी अधिकतम लंबाई है, किसकी लंबाई अधिकतम है। जी हाँ, सभी बच्चे जवाब देंगे इस प्यारे से क्वेश्चन का, इस खूबसूरत से क्वेश्चन का जवाब आप सभी लोग दीजिए। तो जी हाँ बच्चों, यदि आप लोगों ने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर डी, देन आपका आंसर सही है। तो यहाँ पर अधिकतम लंबाई किसकी है, आकाशगंगा, यानी आकाशगंगा का आकार बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, यानी देखिए आज वैज्ञानिकों के बीच जो है इस बात पर एक राय है कि हमारी आकाशगंगा है ना बच्चों, हमारी आकाशगंगा जो है 1 लाख से 1.5 लाख प्रकाश वर्ष चौड़ी है। ठीक है, सोच लो, है ना। तो इसी तरह से जो है आपको याद रखना है कि किसकी अधिकतम लंबाई होगी, तो आकाशगंगा का। ठीक है, तो इसका आकार बहुत ही बड़ा है। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों अगला प्रश्न है, 20 मीटर पर सेकंड के प्रारंभिक वेग से एक मिसाइल अधिकतम दूरी तक प्रक्षेपित होती है, यदि g बराबर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो तो मिसाइल की प्रक्षेपित दूरी क्या होगी। बच्चों यहाँ पर मिसाइल की प्रक्षेपित दूरी बताना है, और दूरी जो है वो अधिकतम है। देख रहे हो जो मिसाइल है ना, ये अधिकतम दूरी तक
प्रक्षेपित होती है, यानी यहाँ पर आर मैक्सिमम करके निकाल सकते हो या फिर आर करके भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आर मैक्सिमम वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो ये क्वेश्चन का आंसर बहुत जल्दी आ जाएगा। वैसे आर से भी बना सकते हो, है ना। तो बच्चों यहाँ पर आर मैक्सिमम निकालना है, यानी यहाँ पे ये पूछा गया है कि एक मिसाइल जो है अधिकतम दूरी तक प्रक्षेपित होती है, यानी अधिकतम दूरी तक जाती है। तो इसका सूत्र क्या होता है, अधिकतम दूरी यानी रेंज मैक्सिमम बराबर क्या होता है, u²/g। बन गया क्वेश्चन। जी हाँ, अब बताइए उसका प्रारंभिक वेग कितना है, इनिशियल वेलोसिटी कितना है, बताइए। तो ये 20 मीटर पर सेकंड दे रखा है भाई, 20 मीटर पर सेकंड के प्रारंभिक वेग से, यानी u बराबर जो है 20 मीटर पर सेकंड दे रखा है ना। और स्मॉल g बोला है कि आप 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लीजिए। क्वेश्चन बना कि नहीं बना, बन गया। तो u जो है 20 है, तो 20 का स्क्वायर कर दीजिए, बटा में 10 कर दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा, 20 का स्क्वायर 400 बटा में 10, तो 1 0 से 1 0 काट दीजिए, तो ये 40 मीटर। जी हाँ, कितना आ गया, 40 मीटर जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है आपके इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अदरवाइज इसको एक और तरीके से बना सकते हैं, थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस होगा, है ना। तो आप लोग इससे भी जो है शॉर्टकट मेथड है, ये आप लोग याद कर सकते हो। और ये क्वेश्चन आपके बिहार पैरामेडिकल 2020 का क्वेश्चन है, बिहार पैरामेडिकल 2020 का क्वेश्चन है। अगर आप लोगों ने 2020 में एग्जाम दिया होगा तो ये क्वेश्चन आपको मिला होगा। ठीक है बच्चों, स्टूडेंट आज की इस क्लास में इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में नई जोश नई उम्मीद के साथ। तब तक के लिए सबको बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।